क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में वर्कर्स और पेजेंट्स ने अपने हक के लिए कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी? कौन-कौन से मूवमेंट्स किए, जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी अफ़ेक्ट किया? कहीं वर्कर्स अपने वेजेस और वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं पीजेंट्स लैंड रेंट डेट और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन इन आंदोलनों की कहानी सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर, क्लास, पॉलिटिक्स और अपने राइट्स के लिए कलेक्टिव एक्शन की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। काफ़ी दिनों के बाद आज इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से इग्नू के साथ इवैल्यूएशन में बिज़ी थी। एमपीए के पेपर्स चेक हो रहे थे, तो वीडियो रेगुलर बना नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। तो इस बट जब पेपर चेक किए तो स्टूडेंट्स के आंसर को देखते हुए मुझे ये समझने का मौका मिला कि किन टॉपिक्स किन कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए अब हम अपनी क्लासेस को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करूँगी कि हमारे लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सके। तो चलिए आज से शुरू करते हैं फिर से हमारी एमपीएस 003 की जर्नी, जो थी इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और आज हम शुरू कर रहे हैं एमपीएस 003 का यूनिट 14, जो है वर्कर्स एंड पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया। इस यूनिट में हम सबसे पहले समझेंगे कि सोशल मूवमेंट होते क्या हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इन्हें समझने के लिए कौन-कौन सी अप्रोचेस चाहिए, और इसके बाद हम वर्किंग क्लास मूवमेंट के डेवलपमेंट को देखेंगे। अर्ली वर्कर स्ट्रगल से लेकर ट्रेड यूनियन, एआईटीयूसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट इन्वॉल्वमेंट तक। और फिर हम पीजेंट मूवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे रूरल पुअर और प्रोस्पेरस फार्मर्स, मतलब जो गांव में गरीब किसान हैं और जो बहुत अमीर फार्मर्स हैं, इनके मूवमेंट में क्या अंतर था, इश्यूज और डिमांड्स क्या थे, और कुछ इम्पोर्टेंट हम मूवमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो ये पूरे यूनिट के कॉन्सेप्ट्स को समझने की हम ट्राई करते हैं, जिससे आपको सिर्फ इंसिडेंट्स इवेंट्स ही याद ना हो, बल्कि ये भी समझ में आएगी ये मूवमेंट्स हुए क्यों थे, इनके पीछे क्या प्रॉब्लम्स थी, किस किस ने इनको लीड किया, और इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बिना देरी करे इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये यूनिट हम पूरा एक लेक्चर में नहीं करेंगे, इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि थोड़ा समझने वाली चीज़ है इसमें। तो वर्क पार्ट 1 में हम कर रहे हैं वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं। तो आज रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। मतलब हम आज सोशल मूवमेंट्स देख पा रहे हैं, उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है। एक मेजर रीजन क्या है इस इंटरेस्ट को ग्रो होने का, कि नंबर ऑफ मूवमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि एमर्ज्ड पर्टिकुलरली इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में पर्टिकुलरली जो मूवमेंट्स आए हैं, वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इनके पीछे कुछ रीज़न है। और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया कौन सा था? जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गए थे। मतलब हम जब कॉलोनी थे तो कॉलोनियल पीरियड था, बट जब हम उससे फ्रीडम हमें मिल गई है, उसके बाद हम पोस्ट कॉलोनियल एरा में हैं। तो सोशल मूवमेंट्स ब्रॉडली क्या है, दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, उसके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। मूवमेंट्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी, राइट्स, अदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ साथ और क्या है, हम आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और बहुत सारे और आज के टाइम में इश्यूज हैं। जैसे किसानों का था, अभी स्टूडेंट्स का था, जो नीट का पेपर लीक हुआ था। तो धीरे धीरे ये इश्यूज हमें समझ में आ रहे हैं। और ओल्ड सोशल मूवमेंट्स क्या थे? किसानों का हो गया पीजेंट्स मूवमेंट, वर्किंग क्लास का हो गया, जो वेजिस के लिए लड़ रहे थे, अपनी वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ रहे थे। और
इकोनॉमिक और क्लास ग्रीवियंसेस के भी जो मूवमेंट थे, वो भी हमें ओल्ड मूवमेंट्स में दिखाई दिए। तो अप्रोचेज़ क्या हैं सोशल मूवमेंट्स को पढ़ने की? हमें सोशल मूवमेंट समझ में कैसे आएँगे, उसके लिए क्या-क्या अप्रोचेज़ है? तो सोशल मूवमेंट्स इंडिया में जो है वो जनरली 2 ब्रॉड अप्रोचेज़ पर हम पढ़ते हैं। पहला था मार्क्सियन अप्रोच। कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच थी, कार्ल मार्क्स जहाँ पे भी नाम आ जाए, याद रखो क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्होंने बात करी थी। इन्होंने क्लास रिलेशन के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। कॉन्फ्लिक्ट्स बताए थे इन्होंने कि डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास होती है सोसाइटी में, एलीट क्लास, बुर्जुआ वर्ग जिसको बोलते हैं, और एक लेबर क्लास जो गरीब होती है, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है, जिसको भरना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने इसी कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस किया था कि दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इन्होंने समझा कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो बड़े लोग होंगे ऑब्वियस छोटे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, रिसोर्सिस का ओनरशिप जो है, मालिक जो है वो बड़े लोग ही हो जाते हैं, और दोनों में लेबर और कैपिटल में दोनों में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। नॉन मार्क्सियन अप्रोच क्या थी? ये मूवमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट था या कोई कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था। ये क्या है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और अदर फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता है। मतलब ये सिर्फ दो वर्गों के बीच का संघर्ष नहीं है, हर चीज का संघर्ष बताते हैं। तो मेजर इश्यूज जो थे वो सोशल मूवमेंट में स्टडी किए गए थे, वो कौन कौन से थे? तो स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट जनरली किस चीज़ पर फोकस करता है? नेचर ऑफ ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस क्या थे, हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी, हमारी इश्यूज क्या थे, क्या प्रॉब्लम और क्या इनजस्टिस था जिससे मूवमेंट करना पड़ा। मतलब अगर आप यहाँ पे रिसेंट का भी एग्जांपल लेते हो तो नीट के खिलाफ जो भी अभी प्रोटेस्ट हुआ, जो भी धरने दिए गए, जो भी आंदोलन किया गया, तो अगर इसमें जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी, इनजस्टिस क्या हुआ था स्टूडेंट्स के साथ कि ये आंदोलन करना पड़ा था। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो क्या डिमांड को रेज करते हैं, क्या मांग रहे थे वो, सपोर्ट कौन कर रहा था उनको, किस किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये सब जानना हमें ज़रूरी है। एक सोशल मूवमेंट हो रहा है, कौन लोग पार्टिसिपेंट्स थे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, किन के खिलाफ कर रहे थे, कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, क्या सपोर्ट वर्कर्स, पेजेंट्स, फार्मर्स, मिडिल क्लास या कोई और ग्रुप कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है जब एक मूवमेंट होता है। तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है लीडर्स की, क्या मेथड अडॉप्ट करे जाएंगे लीडर से। अब कौन लीडर थे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई, क्या मेथड्स बनाए इस आंदोलन करने के। तो जैसे स्ट्राइक करी, या उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, नुक्कड़ नाटक किए, कोई कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, एजिटेशंस किए, धरने दिए, खिलाफत की सरकार की, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ। तो सम केसेस में आर्म्ड स्ट्रगल भी हो जाता है, मतलब आर्म्ड स्ट्रगल होता है जिसमें वेपन्स का भी यूज हो जाता है। रिस्पॉन्स क्या रहा अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पोंड किया, क्या रिस्पोंड में नेगोशिएशंस हुए, कंसेशंस हुए, मतलब एक दूसरे को समझाने की कोशिश की गई, अपनी डिमांड्स को कम पर लाने की कोशिश की गई, रिप्रेशन हुआ, उनको दबाया गया, या उसमें कानून और पुलिस का यूज़ किया गया, मिलिट्री एक्शंस लिए गए। बताइए इसमें क्या क्या हुआ था। तो ये सोशल मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। अब यूनिट 14 को अगर हम फोकस करें तो मेनली दो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल मूवमेंट ये डील करता है। पहला वर्किंग क्लास मूवमेंट्स और दूसरा पेजेंट्स मूवमेंट। मतलब आपका चैप्टर 14 जो है वो इन दो मूवमेंट्स को क्लियरली इन पर फोकस कर रहा है। तो द वर्किंग क्लास सेक्शंस जो है वो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। कौन कौन से लोग शामिल थे उसमें? इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रीज में लेबर क्लास थे। पेजेंट सेक्शंस में वो था क्या, रूरल पुअर आ रहे थे। वर्किंग क्लास में सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर को हमने यूज किया, और जो किसान थे उसमें जो रूरल एरियाज में पुअर लोग थे उनके साथ साथ प्रोस्पेरस फार्मर्स। आपने देखा होगा कि पेजेंट और फार्मर दोनों वर्ड बार बार यूज हो रहे हैं, तो दोनों में कुछ
तो डिफरेंसेस होंगे। पीजेंट कौन होते हैं, फार्मर्स कौन होते हैं? तो पेजेंट्स जो होते हैं वो रूरल पुअर होते हैं, जिनकी अपनी लैंड नहीं होती, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। कभी कभी वो, अगर काम नहीं होता तो कुछ और काम भी कर लेते हैं, मतलब जरूरी नहीं है खेतों में ही काम करे। वो क्या थे? रूरल पुअर थे, जिनको पेजेंट्स बोला जाता है। और फार्मर्स किनको बोला जाता है? जो प्रोस्परस होते हैं, जो अमीर होते हैं। तो दोनों के जो भी स्ट्रगल था, या दोनों के जो भी मूवमेंट्स है, दोनों में रात दिन का फर्क था। दोनों ही अलग अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट फर्क होता है कि पीजेंट कौन होते हैं, फार्मर्स कौन होते हैं। दोनों को हम सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं, बट दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या था इंडिया में? वर्किंग क्लास मूवमेंट कलेक्टिव एक्टिविटीज थी, जो कि वर्कर्स के द्वारा ली गई, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचा सके। मतलब वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सके, समाज में एक डिग्निटी, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सके, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब इलेक्शन में भी आए, वोट भी दे, खड़े भी हो सकते हो। तो ये सारी कलेक्टिव एक्टिविटीज के लिए स्ट्रगल था ये वर्किंग क्लास का। तो मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास थी, उसका जो डेवलपमेंट था, क्लोजली कनेक्टेड किससे था? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से कनेक्टेड था। कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ये जैसी जैसी ग्रोथ करेंगी, वैसे वैसे ही इंडियन वर्किंग क्लास ग्रोथ करेगा। उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा। तो ये डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल फैक्ट्रीज की ग्रोथ से जुड़ी हुई थी। तो इस यूनिट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली क्या कंसर्न है, कि इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास थी, हम इसमें उसके लिए हम कंसर्न है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा रिलेटिवली मोर ऑर्गेनाइज था। दिस सेक्शन बिकेम रिलेटिवली मोर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, ये ऑर्गेनाइज हो गया था, इन्होंने अपनी ट्रेड यूनियंस बना ली थी। तो इसीलिए इनके मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं इसमें। वर्कर जो लार्जली रिमेन्ड अनऑर्गेनाइज्ड, जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे आउटसाइड द ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास मूवमेंट, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे उन्होंने तो आंदोलन किया, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो इस आंदोलन से बाहर रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनको पता था, हमने अगर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया तो हमें तो जॉब से निकाल देंगे। पॉसिबल ही नहीं था। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ट्रेड यूनियन के थ्रू स्ट्राइक कर काम करने से मना कर दे, बट प्राइवेट सेक्टर में तो चार वर्कर ये बोल के देखे, 8 नए वर्कर आ जाएंगे, उन चार की छुट्टी हो जाएगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहे। तो 4 फेज थे वर्किंग क्लास के, जो एक्टिविटीज उन्होंने की। लेबर हिस्टोरियंस जनरली डिवाइड द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग क्लास एक्टिविटीज इनटू 4 फेजेस। तो लेबर हिस्टोरियन ने जो बनाए थे, मतलब हिस्ट्री इतिहासकार जो थे, उन्होंने ये बताया कि 4 फेजेस में ये बटा हुआ था। फेज 1 था 1850 से 1890 तक। ये अर्ली स्टेज था इंडियन वर्किंग क्लास का। उस वक्त स्टार्ट ही हुई थी थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज, तो उसमें ये काम कर रहे थे, फैक्ट्री डेवलप हो रही थी। वर्कर लार्जली अनऑर्गेनाइज थे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं था, ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे थे। स्ट्रगल क्या थे? लोकल स्ट्रगल थे इनके, और स्पॉन्टेनियस, मतलब उसी टाइम स्ट्रगल बना और उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। मतलब अपनी उसी टाइम की वर्किंग कंडीशंस, मतलब आगे पीछे के लिए नहीं लड़ना था इनको। ऑन द स्पॉट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये स्ट्रगल उसी के लिए ही थे। फेज 2 था 1890 से 1918 तक। वर्कर बहुत विजिबल हो गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। वर्किंग क्लास की जो कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए अर्ली अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मतलब इनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, कि अब ये बहुत गंदी जगह काम नहीं करेंगे, सैनिटेशन होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, वर्क इनके रेस्ट आवर्स भी होने चाहिए, अच्छी प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, पानी की सुविधा, मतलब ये सब कुछ इनको मिलना चाहिए। तो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इनको प्रॉपर लंच ब्रेक भी मिलना चाहिए।
तो इस पर काम किया जा रहा था। थर्ड फेज आया 1918 से 1947 तक। ये रैपिड ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर मतलब वर्कर्स की इस टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ट्रेड यूनियंस बने, मॉडर्न ट्रेड यूनियंस डेवलप हुए इस टाइम में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट बिकेम इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स। मतलब कांग्रेस जो थी या कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी वो इनके पॉलिटिक्स में घुस गई थी। मतलब सरकारें भी पॉलिटिक्स हो गई थी अब इनमें भी, तो सरकारें भी इसमें घुस गई थी। स्ट्राइक्स बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबे दिन तक चलने वाली और बेटर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स थी। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं था, आराम से फैक्ट्री के बाहर बैठ के काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की स्ट्राइक्स थी। तो ऑर्गेनाइज्ड था सब कुछ। फेज फोर्थ आया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 के बाद। वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या एक नए फेज में पहुंच गए थे। ट्रेड यूनियंस जो थे मल्टीप्लाई हो गई थी, बहुत बढ़ गई थी। पॉलिटिकल पार्टी क्लोजली ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ गई थी कि ये पार्टी कांग्रेस की है, ये कम्युनिस्ट सरकार की है। तो बाद में जब एलपीजी आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वर्कर्स के लिए और भी नए नए चैलेंजेस आ गए थे। emergence of and some aspects of early and contemporary working class in India। मतलब अर्ली एंड कंटेम्प्रेरी वर्किंग क्लास जो थी उनमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, क्या क्या चीजें उस वक्त एमरजेंस हो रही थी। तो एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्किंग क्लास मॉडर्न हो गई थी। मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास जो थी वो किस चीज का परिणाम थी? डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। मतलब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही थी उसी के परिणाम से हमारी मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास एमर्ज हुई, जिसकी बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत सारी ग्रीवियंसेस थे। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो वर्किंग क्लास एक मोर रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में आ गई थी। अब इनको अपनी एक पहचान बन गई थी। तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर इंक्लूड कौन कौन से थे इस टाइम में? बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इम्पोर्टेंट थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी थी, जूट इंडस्ट्रीज थी, रेलवेज, प्लांटेशंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक यूटिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब ये बहुत ही बड़ी बड़ी मेन इंडस्ट्रीज थी। इस टाइम में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी। जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी तो बहुत बढ़ेगी, तो वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हुई। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स मेंशन किए गए हैं इस यूनिट में कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, कितने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आए। 1914 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 2.6 लाख वर्कर काम कर रहे थे और 1912 में जूट इंडस्ट्रीज में 2 लाख वर्कर काम कर रहे थे। रेलवे में 6 लाख वर्कर थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 2 मिलियन पीपल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे। 1.5 रेलवेज में थे और ब्रिटिश की जो प्लांटेशंस थी, मतलब ब्रिटिश के जो प्लांट्स लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, उसमें 1.2 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे थे। तो 1981 के सेंसस से हम देखें तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, उसमें 2.5 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे थे। 1993 में डेली एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ा। डेली एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो डेली मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, हफ्ते में 2 दिन काम मिला, 3 दिन काम मिला, तो अप्रोक्सीमेटली इन ये एवरेज जो थी वो 8.95 मिलियंस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 7.79 लैक्स माइंस में काम कर रहे थे और 10.84 लैक्स प्लांटेशंस में काम कर रहे थे। तो ये डेटा हमारे आपके यूनिट में दिया हुआ है, उसी में से ही ये डेटा निकाला गया है। अगर आपको कुछ याद रहता है तो एग्जाम में जरूर लिखिएगा। अप्रोक्स आइडिया आपको होना चाहिए अगर आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या थी इंडियन वर्किंग क्लास की? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज जो प्राइवेट सेक्टर होता है। तो वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बटे हुए थे। ये जो डिस्टिंक्शंस था ये आज भी चलता आ रहा है। मतलब आज भी हमारे बहुत बड़ा एक
तबका जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उससे भी बड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी है। ऑर्गेनाइज वर्कर जनरली मोर कैपेबल होते हैं कि वो ट्रेड यूनियंस बना सके, अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सके। प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। 1 सेकंड में फायर कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से कोई हायरिंग नहीं होती है। जबकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये परमानेंट होते हैं, इनको निकाला नहीं जा सकता बिना कोई बड़े रीजन के। तो ये अपनी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर यूजली मोर वल्नरेबल होते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है और इनके पास बार्गेनिंग पावर होती ही नहीं है। वर्कर पीजेंट ओवरलैप। अर्ली पीरियड में कोई क्लियर सेपरेशन नहीं था कि कौन वर्कर है और कौन पेजेंट्स है, मतलब ओवरलैप ही कर रहे थे। एक वर्कर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी काम कर सकता था साल के कुछ महीने, और फिर वो कुछ महीने वापस विलेज चला जाता था और किसान के तौर पर काम कर लेता था। तो मतलब ओवरलैप हो रही थी ये इनकी पोजीशंस, क्योंकि ना तो किसान खेती में पूरा साल का काम होता था और ना ही इंडस्ट्रीज में इनके लिए पूरा साल काम था। तो ये कुछ टाइम वहां पे और कुछ टाइम खेती में काम कर रहे थे, तो ओवरलैपिंग पीरियड था ये। तो वर्किंग क्लास ऑलवेज हैव अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लास आइडेंटिटी, मतलब इनके पास कोई भी क्लास आइडेंटिटी थी नहीं कि ये पेजेंट है कि वर्कर है। डिवीजन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स पर इनका डिवाइड किया गया था। वर्किंग क्लास डिवाइड बाय क्लास, मतलब सोशल फैक्टर्स ही थे जिनके बेस पर इनको डिवाइड कर सकते थे। अदरवाइज तो कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, इनका क्लियर कोई डिवाइड कर नहीं पा रहे थे। तो क्लास के बेस पर कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कास्ट किसकी, कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है, लैंग्वेज के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, रीजन के बेस पर हम इनको डिवाइड कर सकते थे। तो ये जो डिवीजन थे वो डेवलपमेंट को कमजोर कर देते थे। यूनिफाइड वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, मतलब जो वर्किंग क्लास है ये क्या काम कर रही है, इसको क्या करना है, क्या करने दिया जा रहा है, क्या इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों के बेस पर इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इनकी डेवलपमेंट वीक होती जा रही थी। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्कर्स ब्रॉडली 2 सेक्टर्स में बट गए थे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। डोमेस्टिक कंपनीज जो छोटी छोटी कंपनी खुल जाती है लोकल में, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो एमएनसी होती है। तो ये कई सेक्टर्स में डिवाइड हो गया था। जनरली पब्लिक सेक्टर वर्कर्स जो थे वो बेटर वर्किंग कंडीशंस थी उनकी, जो सरकार के साथ काम कर रहे थे मैन्यू, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। वर्किंग क्लास मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अब वर्किंग क्लास आंदोलन जो हुए थे प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले के, वो क्या क्या थे। फर्स्ट फेज था 1850 से 1890 तक। अर्ली वर्किंग क्लास का नेचर क्या था, इसमें अर्ली वर्किंग जो थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे थे, क्योंकि आज़ादी से पहले कोई हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर था ही नहीं। फ्यू परमानेंट ट्रेड यूनियंस थी, वर्कर्स के पास लिमिटेड बार्गेनिंग पावर थी। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट वो क्या था, स्टिल डेवलपमेंट स्टेज पर तो थे, बट अभी तक पूरी तरह डेवलप हुए नहीं थे। तो अर्ली अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, उस वक्त क्या अटेम्प्ट्स किए गए कि उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो 1880s में कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट्स ने क्या किया था, क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे पुअर कंडीशंस ऑफ वर्कर्स के लिए। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो लेजिस्लेशन या कानून के को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए ताकि वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। अर्ली फिगर्स क्या क्या थे, एस बंगाली बॉम्बे में ये उठे, शशि पाड़ा बैनर्जी बंगाल में स्ट्रगल कर रहे थे इन मजदूरों के लिए, और नारायण लोखंडे महाराष्ट्र में इनके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो अर्ली स्ट्राइक्स कौन सी हुई, वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, और वर्किंग क्लास के लिए क्वेश्चन उठाए थे। स्ट्राइक्स
कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे, कुर्ला, सूरत, वारधा, अहमदाबाद और अदर इंडस्ट्रियल। पता, अगर आपने गुरु मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सूरत टेक्सटाइल मिल में या अहमदाबाद में कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, कितने महीने तक चली थी। तो ये इन इन जगह पर बहुत सारे स्ट्राइक, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर मोस्टली, और वहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली। ऑफिशियल सोर्सेज जो है वो इंडिकेट क्या करते हैं कि 2 स्ट्राइक हर ईयर हर फैक्ट्री में हो जाती थी मोस्टली। मतलब ऑन एन एवरेज हर फैक्ट्री में 2 स्ट्राइक हो जाती थी साल में। अर्ली स्ट्राइक्स का नेचर क्या था? जनरली स्पोर्डियक, स्पॉन्टेनियस, लोकलाइज्ड, शॉर्ट लाइट, मतलब कुछ टाइम की होती थी। लोकल इश्यूज को लेके जो इमीडिएट इश्यूज आ रहे थे सिर्फ उन्हीं को ही लेकर हो रही थी। दे वर यूजली caused by immediate grievances, मतलब जो इमीडिएट उनकी प्रॉब्लम थी उनके लिए थी। और क्या क्या थी वो प्रॉब्लम? वेजेस को रिडक्ट किया जा रहा था, वेजेस कम हो रही थी, फाइन्स लग रहे थे उन पे, वर्कर्स को बिना नोटिस दिए निकाल दे रहे थे, रिपेयर रेप्रीमेंड और पनिशमेंट दी जा रही थी वर्कर्स को, और पुअर वर्किंग कंडीशन थी। तो यही उनके लोकल और स्पॉन्टेनियस इशू थे जिन पर स्ट्राइक हो रही थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली स्ट्रगल्स, अब इम्पोर्टेंस क्या था इन अर्ली स्ट्रगल्स का? ये स्ट्रगल्स लिमिटेड थे बट फिर भी इम्पोर्टेंट थे। क्यों? इनसे सॉलिडिटरी आ रही थी वर्कर्स में, मतलब वर्कर्स को लग रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सामने ला पा रहे थे, ग्रेजुअली क्लास कॉन्शियसनेस को डेवलप हो रही थी वर्कर्स में कि 2 क्लास है, एक क्लास बहुत एक्सप्लॉइट कर रही है, दूसरी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इस तरह की उनमें जागरूकता आ रही थी। तो एजिटेशन जो थे वो क्या है? इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस से बॉर्डर इकोनॉमिक क्वेश्चंस बन गए थे, मतलब सिर्फ कुछ एक लोगों की प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। आउटसाइड जो लीडर्स थे ऑफन ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर को हेल्प करते थे। सेकेंड फेज कब आया? 1918 से 1947 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दिया था, क्योंकि यही टाइम था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1935 तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। वर्किंग क्लास मूवमेंट एक नए फेज में चला गया था। प्रीवियसली जो अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हो रहे थे अब ऑर्गेनाइज्ड होने लगे थे, मतलब इनको प्लान्ड अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाने लगा था। ट्रेड यूनियन बन गई थी बहुत सारी। और इम्पोर्टेंस ऑफ 1920s में पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ग्रुप्स ने वर्कर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था, वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू किया गया था। क्योंकि 1920s में बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन बनी थी जो कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी। नेशनल मूवमेंट क्या है? वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स उसमें एंटर हो गई थी। वर्किंग क्लास जो थी उसमें पॉलिटिक्स आ गई थी क्योंकि सरकारें उनसे जुड़ गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। नंबर एंड साइज ऑफ स्ट्राइक बढ़ गए थे, नंबर भी बढ़ गए थे और स्ट्राइक के साइज भी, टाइम भी, सब कुछ बढ़ गया था। वर्कर्स क्या है, मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे और पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, जानते थे कि उन्हें क्या करना है, क्या उन्हें करना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, AITUC 1920 में। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर बनाया गया और इससे क्या हुआ? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स को क्या है, इकट्ठा किया गया और AITUC बनाई गई। लोकनायक तिलक, चमन लाल और अदर लीडर्स जो थे वो इस डेवलपमेंट से जुड़े। इंपॉर्टेंस क्या था इसका? ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे इंडिया के वर्कर्स को के लिए ये बनी थी ये ट्रेड यूनियन। इसने लेबर स्ट्रगल्स के साथ कोऑर्डिनेट किया कि मजदूरों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और उनके बिहाफ पर एम्प्लॉयर्स से लड़ाइयाँ लड़ी। ट्रेड यूनियन एक्टिवली कनेक्ट हुई वाइडर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। वर्कर्स को एनकरेज किया गया ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। मतलब वो इसके
मेंबर बने, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और फिर उनके बिहाफ पर ये ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशंस करें। कांग्रेस एंड द वर्किंग क्लास। कांग्रेस इंटरेस्ट इन वर्कर्स, कांग्रेस का इंटरेस्ट था वर्कर्स में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीरियसली वर्किंग क्लास के साथ काम करना शुरू, मतलब बातचीत करनी शुरू करी और 1920s में वर्किंग क्लास को मोबिलाइज किया, मतलब इनकी कंडीशंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। दो इम्पोर्टेंट इसके रीज़न थे। कांग्रेस को डर था कि अगर वर्किंग वर्कर्स को नेशनल मूवमेंट में नहीं लाया गया तो डेप मतलब इंडिपेंडेंस का जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है, जो भी आंदोलन चल रहा था आज़ादी के लिए, उस को अच्छे से चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन वर्कर थी और इनको इस नेशनल मूवमेंट में लाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन कर सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। जब हर पर्सन आंदोलन से जुड़ेगा तभी तो हम अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते थे। और सेकंड क्या था, कांग्रेस ने इफेक्टिव स्ट्रगल रेज किया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ, ताकि इंडिया के हर पर्सन को मोबिलाइज किया जा सके, आगे लाया जा सके। मतलब एक तो था कि हमें रेवोल्यूशनरी आंदोलन चलाना है आज़ादी के लिए, और दूसरा था अंग्रेजों के खिलाफ भी होना था। तो उसमें अगर हम आधे इंडिया को छोड़ देते तो वो स्ट्रगल कामयाब नहीं होते, तो इन सबको भी साथ लाना जरूरी था। कांग्रेस पॉलिसी टुवर्ड्स लेबर। कांग्रेस की क्या क्या पॉलिसी आई लेबर के लिए? कांग्रेस ने सपोर्ट किया ट्रेड यूनियंस एक्टिविटी को। कांग्रेस मैन जो थे वो AITUC की फॉर्मेशन में साथ खड़े रहे। रेवोल्यूशंस कंसर्निंग लेबर जो थे वो पास किए गए कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उसमें इन जो भी रेजोल्यूशंस थे, मतलब इनके लिए जो भी कुछ किया जाना था वो पास किया गया, इनके लिए कुछ कानून बनाए गए। तो कांग्रेस जनरली एनकरेज नहीं करती है रेडिकल क्लास कन्फ्लिक्ट को। तो कांग्रेस ने इनके जो जाति के बेस पर जो भी या वर्गों के बेस पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे इसको एनकरेज तो नहीं कर रही थी, बट स्टिल वो इनके साथ खड़ी थी, इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रही थी। AITC को बनाने में भी उन्होंने हेल्प करी। और इसका मेन रीज़न क्या था? कांग्रेस क्या है, गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करती थी, जिसमें मार धाड़ होना ही नहीं चाहिए, लोगों में हारमनी होनी चाहिए, कोई किसी से लड़ाई ही ना करे। गांधी जी नेगोशिएशंस को प्रेफर करते थे, कोऑपरेशंस चाहते थे कि वर्कर्स के बीच में बना रहे, ना कि लड़ाई झगड़े हों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट हो डिफरेंट क्लास का, मतलब डिफरेंट क्लास के लोग रिप्रेजेंट करें आगे आकर, इंडियन कैपिटलिस्ट भी उसमें शामिल होने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, डिसिप्लिन लेबर को कंट्रोल किया। मतलब आप डिसिप्लिन में रहिए, नॉन वायलेंट रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से रखिए और अवॉइड रेडिकल क्लास स्ट्रगल। मतलब जो हमारा एलीट क्लास और लेबर क्लास है इनके बीच में स्ट्रगल को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। कम्युनिस्ट एंड वर्किंग क्लास। कम्युनिस्ट का वर्किंग क्लास के साथ क्या रिश्ता था? कम्युनिस्ट इंटरवेंशन कर रहे थे। कम्युनिस्ट कौन से थे? जो समानतावाद समतावाद लाना चाहते थे। कम्युनिस्ट सीरियसली इन्वॉल्व हो गए थे वर्किंग क्लास में 1920 में। उन्होंने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को आगे लाना शुरू किया, पीजेंट्स पार्टीज बनाई। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ये डिफरेंट एक्ट पार्ट में एक्टिवली काम कर रही थी इंडिया में। रोल ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज। अब इन वर्कर और पीजेंट पार्टीज का रोल क्या था? तो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने में। बॉम्बे में इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। 1928 में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, मुंबई में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, उसमें इस इनका इम्पैक्ट दिखाई दिया था। कम्युनिस्ट स्ट्रेटेजी बनाई गई। इन्होंने क्लास स्ट्रगल को एम्फेसाइज किया मोर स्ट्रांगली देन द कांग्रेस। मतलब ये भी नहीं चाहते थे कि क्लास का स्ट्रगल हो। दे अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज वर्कर एट द ग्रास रूट लेवल। इन्होंने वर्कर्स को ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया, इन
की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के प्रयास किए। तो 1930s के अर्ली में क्या था, टेम्पररी वीकेंड हो गया था ये इनका स्ट्रगल जो था। तो फ्रॉम द second half of the 1930 policy of a United Nation front, they regained influence among workers। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव कम होता जा रहा था। बट उसके बाद 1930s के सेकेंड हाफ में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशनल फ्रंट पर एक पॉलिसी लाई गई और वापस से ये लोग अपनी पोजीशन को बना पाने में कामयाब हो गए। मतलब ये इनका स्ट्रगल फिर से जोर पकड़ा। वर्किंग क्लास स्ट्रगल ड्यूरिंग 1930s एंड 1940s, इस टाइम में बहुत स्ट्राइक्स हुई, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स बढ़ती गई थी। वर्कर्स क्या है, मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, मतलब वो सब कुछ प्लानिंग से कर रहे थे। पार्टिसिपेटेड इन प्रोलॉन्ग्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रगल्स, इन्होंने लंबे टाइम से चलता आ रहा जो इंडस्ट्रियल स्ट्रगल था इसमें पार्टिसिपेट किया। ट्रेड यूनियन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बन गई थी क्योंकि नेगोशिएशन सिर्फ यही कर पा रही थी। तो मेजर कॉजेज क्या थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के उस वक्त, वेजेस बहुत कम थी, वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, रिट्रेंचमेंट था, इनको निकाला जा रहा था, प्राइस राइज हो रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, इनसिक्योरिटी थी एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयट कर रहे थे वर्कर्स को। तो इन्हीं चक्कर में ये संघर्ष जो थे वो जोर पकड़ रहे थे। वॉर टाइम एंड पोस्ट वॉर प्रॉब्लम, वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत बढ़ गए थे, वर्कर्स रियल अर्निंग्स वर्कर्स की हो ही नहीं रही थी, वर्कर फेस डिक्लाइनिंग रियल अर्निंग, पता है इनकी जो अर्निंग थी वो कम होती जा रही थी, और जबकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। युद्ध का परिणाम यही होता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज 50 साल पीछे चली जाती हैं, तो अर्निंग्स कम हो गई थी। लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया था, मतलब बहुत संख्या में लोगों को निकाला जा रहा था इंडस्ट्री से। वर्कर्स अब कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग या कोई और एक्शन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे इनके खिलाफ। इंपॉर्टेंट फिगर्स फ्रॉम द यूनिट इंक्लूड, अब इंपॉर्टेंट फिगर्स क्या थे ये आप देख लो। 1942 में 694 डिस्प्यूट्स हुए, 1945 में 820 डिस्प्यूट्स हो गए थे, 1945 में 7.47 लाख वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, 1945 से 47 तक स्ट्राइक इंक्रीज हो रही थी, और उस वक्त 1811 स्ट्राइक्स हुई थी इन्वॉल्विंग, जिसमें 18.4 लाख वर्कर यूज हुए थे। सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि वर्किंग क्लास आंदोलन था क्या, किस पीरियड में किस तरह का आंदोलन हुआ। थोड़ा डेटाबेस है ये चैप्टर, तो आप थोड़ा इसको देखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आए तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लेक्चर नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करिएगा। कुछ कमी होगी तो नेक्स्ट वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।